वेलकम टू आवर फैमिली। लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने बात की थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और साथ में अपन ने समतल दर्पण की बात की थी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। फिर अपन ने दर्पण के अंदर अपन ने बोला कि जब ऑब्जेक्ट आपका गति कर रहा हो तो प्रतिबिंब किस वेग से गति करेगा। तो ये प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी और समतल दर्पण की पूरी जानकारी अपन ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। इस लेक्चर में बच्चों बात करेंगे अपन स्फेरिकल मिरर की, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण अपने पास दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है अपने पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और एक होता है बच्चों अपने पास उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको अपन बोलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ये अपने पास गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। अब गोलीय दर्पण बनाया कैसे जाता है बच्चों, उसकी बात करते हैं। तो दोनों ही दर्पण एक गोलीय पृष्ठ के भाग होते हैं। यानी अपन एक गोले की बात करें तो इस गोले को मैंने क्या किया, इसकी बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दिया। ऐसे बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दिया, फिर मैं इसका कुछ हिस्सा काट लेता हूं यहां से, इसको अपन अलग कर लेते हैं। तो ये कुछ आपके पास इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बना, यानी इसकी बाहर वाली सतह क्या हो गई, पॉलिश हो गई। और ये जो अंदर वाली सतह है वो किसका काम करेगी बच्चों, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। परावर्तक पृष्ठ का मतलब यहां पर अपन प्रकाश आपतित करेंगे और प्रकाश आपतित करने से क्या होगा, उसका परावर्तन होगा। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है, परावर्तक पृष्ठ। और ये बनने वाला दर्पण कैसा होगा बच्चों, अवतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। यदि मैं इसी गोले की अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दूं, ये लो अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दिया, फिर अपन इसका ये हिस्सा काट लेते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। ये लो, इसकी अंदर वाली सतह पॉलिश हो गई। तो बाहर वाली सतह किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी बच्चों। किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। और ये बनने वाला दर्पण कैसा होगा अपना, उत्तल दर्पण होगा। क्लियर है दोनों। अगर अपन गोलीय दर्पण की बात करें तो ये अपने पास दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों ही एक गोले के भाग होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये वर्त नहीं है, ये क्या है, गोलाकार भाग है या एक गोला है। अपन ने क्या किया, इसकी बाहर वाली सतह को पॉलिश किया, इसका एक हिस्सा काट लिया, तो अपने पास क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इसकी अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दे तो अपने पास कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण। अब अपन कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, वक्रता केंद्र की। किसकी बात करेंगे, वक्रता केंद्र। और इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों ही दर्पण की बात करूं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों ही एक गोले के भाग हैं। तो इस गोले का जो सेंटर होगा, इस गोले का जो सेंटर होगा उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र। क्लियर है बच्चों। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं अपन कि दर्पण को जिस गोले का भाग माना जाता है, दर्पण को जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी कि दर्पण को जिस गोले का
भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इस वक्रता केंद्र को अपन किससे प्रदर्शित कर देंगे? C से। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्लियर है बच्चों सबकी। अगर अपन बात करें कि दर्पण जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। बात करें अपन किसकी? वक्रता त्रिज्या की, तो दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा क्या आती है अपनी? वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या तो सीधी सी बात है, ये आपके पास गोलाकार भाग है, यहीं से काटकर अपन ने क्या बनाया? दर्पण बनाया। ये इस गोले का केंद्र हो गया। अब बताओ ये वाली जो दूरी है क्या वो त्रिज्या नहीं होगी क्या? यानी इस गोले की जो त्रिज्या होती है उसी को अपन दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या होगी अपने पास, इसी को अपन क्या बोल देंगे? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चों अपने पास कि दर्पण को जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है बच्चों? तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। सेम परिभाषा होगी कि दर्पण को जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है बच्चों? दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? R से। चलो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई अपनी कि दोनों ही दर्पण को अपन ने एक गोले से काटा था। इस गोले का जो केंद्र होगा वो तो वक्रता केंद्र हो जाएगा, इस गोले की जो त्रिज्या होगी उसको अपन दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। अब अपने पास बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और आती है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अपनी, जिसको अपन बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे बच्चों? ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं। तो मेरे पास ये तो हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है बच्चों? पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसको O से भी प्रदर्शित करते हैं और कई बार इसको T से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। तो नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं। चलो अब बात करते हैं बच्चों, वक्रता के अंदर की बात हो गई, वक्रता त्रिज्या क्या होती है और ध्रुव की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं, अपने पास ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है। फिर अपन ने बोला कि इस दर्पण को अपन ने गोले से बनाया था अपन ने, तो इस गोले का जो केंद्र होगा उसको अपन ने वक्रता केंद्र बोला था। अब बच्चों बात करते हैं अपन किसकी? मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? जो इस दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा है उसको अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। अपन ने बोला कि ये दर्पण है अपने पास
और ये दर्पण अपन ने एक गोले से काट के बनाया था। उस गोले का जो केंद्र था उसको अपन ने वक्रता केंद्र बोला। उस गोले की जो त्रिज्या थी उसको वक्रता त्रिज्या बोला। फिर अपन ने इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको ध्रुव बोला था। अब अपन ने बात की कि मुख्य अक्ष क्या होती है। तो मुख्य अक्ष बच्चों इस दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा है उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब अपने पास दो इंपॉर्टेंट चीज आती हैं। एक आता है अपने पास फोकस। फोकस किसको बोलते हैं? इसको अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण की ये मुख्य अक्ष हो गई। यहां पर इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं। इसको आप पूरा आगे बढ़ाओगे तो ये गोला बनेगा और इस गोले का जो केंद्र है वो क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये इस दर्पण का ध्रुव। अब फोकस क्या होता है, ध्यान से देखो। इस रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन, ध्यान से सुनना बच्चों, अपन बहुत छोटे दर्पणों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? छोटे दर्पणों का। अपने सिलेबस में जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे आगे, जो भी फॉर्मूला निकालेंगे वो किसके लिए आएगा? केवल छोटे दर्पणों के लिए, बड़े दर्पणों की बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं इस दर्पण पर इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित करूं, मुख्य अक्ष के समांतर, क्लियर है बच्चों? अपन बात कर रहे हैं किसकी? फोकस की। ये अपना दर्पण था, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका ध्रुव है। अपन ने इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की तो अपन को पता है कि यहां पर इस प्रकाश किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के लिए क्या चाहिए अपने को? अभिलंब चाहिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इस वक्रता केंद्र को इस वाले बिंदु पर मिला दूं तो क्या ये वक्रता त्रिज्या ही तो है? देखो ये भी वक्रता त्रिज्या, ये भी वक्रता त्रिज्या, दोनों सेम ही है। आपके पास गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को आप गोले की परिधि पर कहीं पर भी मिला दो, वो क्या बनेगा? वक्रता त्रिज्या बनेगी। तो जैसे ही मैंने इस वक्रता केंद्र को इस बिंदु पर मिलाया तो ये बन गया बच्चों अपने पास अभिलंब। अभिलंब बन गया तो इस किरण का यहां पर क्या होगा? परावर्तन होगा। और परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही है, ध्यान से देखो, और इस वाले बिंदु को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस। ध्यान से देखो, अगर अपन फोकस की बात करें तो अपन ने बोला कि यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर यदि अपन कोई प्रकाश किरण आपतित करें तो प्रकाश किरण का परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस। क्लियर है बच्चों इतनी सी बात? अगर मैं सेम बात करूं किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण यही था जिसकी अंदर वाली सतह को अपन ने पॉलिश कर दिया। तो इस वाले दर्पण के लिए ये तो इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो इसका वक्रता केंद्र बच्चों इधर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो गोला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इधर की ओर। तो इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर अपन इस दर्पण पर प्रकाश आपतित करना चाहें तो किधर करेंगे? जिधर आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। देखो इस वाले के अंदर बाहर वाली सतह को पॉलिश किया था तो अंदर वाली सतह क्या थी? परावर्तक पृष्ठ का काम कर रही थी। तो जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है अपन प्रकाश उधर आपतित करते हैं। इस वाले के अंदर परावर्तक पृष्ठ इधर की ओर है, यानी अंदर वाली सतह को तो पॉलिश कर दिया अपन ने। तो बाहर वाली सतह पर अपन ने क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित की।
ये इस दर्पण का ध्रुव हो गया। अब ध्यान से देखो, इस वाले बिंदु पर अपने को परावर्तन करवाना है, तो परावर्तन के लिए मैं क्या करता हूं, इस वक्रता केंद्र को यहां पे मिला लेता हूं, तो ये क्या बन गया आपका अभिलंब बन गया। अब ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण यहां से टकराएगी और कहां पर जाएगी, कुछ इस तरीके से परावर्तन हो जाएगा इसका। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका विलंब है और यह आपतित प्रकाश किरण, जब आपतित प्रकाश किरण यहां पर टकराएगी तो परावर्तन के बाद मान लो इधर चली गई, तो अब ये देखो ध्यान से यहां पे जा रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, पीछे की ओर बढ़ाऊंगा, और पीछे की ओर मान लो ये यहां पे मिली, तो ये इसका क्या बन गया बच्चों, फोकस बन गया। देखो, जब भी अपन उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी जो प्रकाश किरण है वो अपने आप नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। और प्रतीत होगी तो यहां पर देखो, ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर इधर जा रही थी, जबकि फोकस तो यहां पर है इसका, तो ये क्या होगा, इस फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी अपने को। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास फोकस। अब एक चीज और ध्यान से देखो मेरी बात, अगर अपन फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी कौन सी होगी बच्चों, ध्यान से देखो, ये दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी। तो दर्पण से संबंधित अपनी 4-5 परिभाषाएं क्लियर है। पहले अपन ने वक्रता केंद्र की बात की, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है। अब अपन ने बात की फोकस और फोकस दूरी की। क्लियर है? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या थी, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। तो ये था अपने पास फोकस और फोकस दूरी। नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो, अब अपन बात करते हैं कि फोकस तल क्या होता है। फोकस तल की बात करते हैं बच्चों, फोकल प्लेन। अपन ने बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, ये आपके पास दर्पण है, ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष, ये इस दर्पण का ध्रुव है और ये इसका वक्रता केंद्र। अपन ने बोला कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब तो वो फोकस पे मिलती है, लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आ रही है, ये दो प्रकाश किरण है, अब ये दोनों प्रकाश किरण आपस में तो क्या है, समांतर है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर होती तो ये परावर्तन के बाद दोनों फोकस से निकल जाती। अब ये आपस में समांतर है, ध्यान से देखो, तो ये कहां पे मिलेगी, मान लो यहां से इसका परावर्तन हुआ, ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आ गई, ये वाली प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो मेरी बात, अगर मैं यहां पर बोलूं कि यदि ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती तब तो अपने को पता है कि वो कहां पे मिलती, फोकस पे। लेकिन अब ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, आपस में समांतर है,
तो ये फोकस बिंदु पर न मिलकर उस फोकस बिंदु के आसपास मिलेगी। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये आपका मान लो फोकस है, तो फोकस तल कौन सा होगा? तो फोकस तल बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, ये फोकस तल है। इस फोकस के आसपास कहीं पर भी मिल सकती है, जैसे मान लो दोनों यहां पर मिली, तो ये क्या है? फोकस तल है बच्चों। क्लियर है इतनी सी बात? तो अगर अपन बोले कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब तो वो फोकस बिंदु पे मिलती है। यदि कोई प्रकाश किरण आपस में समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो वो कहां पर मिलती है बच्चों? फोकस तल में मिलती है। तो ये दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। क्लियर है सबको? आगे अपन बात करते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो नोट करो, आगे देखते हैं। तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी F व वक्रता त्रिज्या R में संबंध, R में संबंध आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि F बराबर R/2। लेकिन बच्चों इसकी भी एक कंडीशन होती है। अगर आप सीधा बोल दो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हर जगह बोलना पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी दर्पण के लिए ये बोलोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ये तभी मिलेगा, इसकी भी एक स्पेशल कंडीशन है अपने पास। तो पहले तो अपन एक्चुअल फॉर्मूला देखते हैं क्या आता है, फिर अपन बोलेंगे कि F बराबर R/2 कब होता है। तो पहले तो दोनों के बीच संबंध निकालते हैं। तो अपन कोई भी एक दर्पण ले लेते हैं। मान लो ये अपने पास क्या है? अवतल दर्पण है। इसकी बाहर वाली सतह पॉलिश की हुई है। ये दर्पण का ध्रुव है और ये इस दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष। यहां पे मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र है। एक प्रकाश किरण आपतित कर लेते हैं जो मुख्य अक्ष की क्या है? समांतर है। और समांतर प्रकाश किरण आपको पता है कहां से निकलती है बच्चों? फोकस से। क्लियर है इतनी सी बात? चलो, अब अपन कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि अपने सिलेबस में अपन जो भी बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे? छोटे दर्पणों के लिए। यानी अगर मैं बोलूं कि ये वाली प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के बहुत ज्यादा नजदीक होगी तभी ये फोकस पे मिलती है। ध्यान रखना, मेरी बात अच्छे से सुनो बच्चों। मैंने कहा कि ये जो प्रकाश किरण है यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपन ने बोला फोकस से मिलेगी या फोकस पे मिलेगी। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये फोकस पर तभी मिलती है जब ये वाली प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के बहुत ज्यादा नजदीक हो। अब नजदीक होने का मतलब ये है, मैंने छोटे दर्पण का नाम क्यों लिया? छोटे दर्पण का नाम देखो, दर्पण अगर बहुत छोटा सा होगा, ये दर्पण बहुत छोटा सा है तो ये इसकी मुख्य अक्ष। अब दर्पण बहुत छोटा सा है तो ये आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अपने आप ही बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये मुख्य अक्ष के जितनी ज्यादा पास होगी ना, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि परावर्तन के बाद फोकस पर मिले, इसकी कंडीशन ये है कि आपकी मुख्य जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष की क्या होनी चाहिए? नजदीक होनी चाहिए। चलो देखते हैं। इस वक्रता केंद्र को मैंने यहां पर मिलाया तो ये किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। इसको नाम दे देते हैं अपन M।
अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी जिसको मैंने बोला थीटा, और परावर्तन के नियम से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि ये तो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण। देखो पिछले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन के दो नियम भी पढ़े थे अपन ने। परावर्तन का जो पहला नियम अपन ने पढ़ा था कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये आपतन कोण थीटा है, तो ये परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास कुछ ऐसे जेड बन रहा है, तो ये कोण थीटा है, तो नीचे आ जाओ बच्चों, ये वाला कोण भी तो थीटा होगा, जिसको आप एकांतर कोण बोलते हो। एकांतर कोण ऐसे जेड बनता है ना, ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला भी थीटा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब अपने पास बच्चों एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, एम सी एफ। ध्यान से देखो, त्रिभुज बन रहा है अपने पास एम सी एफ। अब इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो बच्चों ये त्रिभुज कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु। यानी अपन बोल सकते हैं कि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी मैं लिख सकता हूं CF बराबर MF, यहां से मैंने लिख दिया CF बराबर MF। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चों? चलो, मैंने कहा ये वाला थीटा तो ये भी थीटा परावर्तन के नियम से, ये वाला थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण है। तो मैंने कहा ये वाला त्रिभुज कैसा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज की एक बहुत अच्छी सी कंडीशन ये है कि यदि मैं यहां से एक लंब डाल दूं, ऐसे ये मैंने एक लंब डाल दिया, तो लंब डालने से क्या होगा, ये वाला जो लंब है वो इस एम सी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। अपन क्या करते हैं, इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं, बात सामने देखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस त्रिभुज को अपन बाहर निकल लेते हैं ऐसे, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला बिंदु M, ये C और ये F। अपन ने बोला ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा था, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर मैंने कहा कि आप यहां से एक लंब डालो, लंब डालने से ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं नाम दे दूं O, सॉरी P दे देते हैं, वो तो यहां पे दे दिया अपन ने, P नाम दे देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये वाली दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। तो मुझे एक चीज बताओ, C को जब मैंने M से मिलाया था तो ये भी तो वक्रता त्रिज्या ही है। मैंने अभी बताया था आपको कि गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को परिधि पर आप कहीं पे भी मिला तो त्रिज्या ही बनेगी। तो जब आपके पास ये वक्रता त्रिज्या है तो ये भी तो वक्रता त्रिज्या होगी। यानी अपन बोल सकते हैं कि ये वाली भी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो गई, तो ये भी r/2 और ये भी r/2। क्लियर है बच्चों? तो यहां से मैंने लिख दिया ये वाली भुजा कितनी हो गई, r/2। अब यहां से अपन CF की वैल्यू निकालें। तो ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको पहले P नाम दे रखा है अपन ने। तो अपन बात करते हैं कि त्रिभुज PCF में अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये तो थीटा और ये 90 डिग्री, तो थीटा के सामने ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो कितना है इसका, r/2,
आधार को करण कितना है CF। तो CF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से अपने पास बनेगा r/2 cos थीटा। बोलो CF की वैल्यू यही है। ध्यान से देखो, O से लेकर C तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, और O से F तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, CF इक्वल्स टू 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया r/2 सेक थीटा। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी बात। अपने पास CF की वैल्यू आ गई, ये वाली दूरी आ गई अपने पास, कितनी, r/2 सेक थीटा। अब मुझे चाहिए इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी कैसे निकालो बताओ। देखो यहां तक R है, ये वाला C है, अपन यहां सॉरी फोकस दूरी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये तो फोकस दूरी, ये पूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, इतनी आ गई अपने पास, कितनी, r/2 सेक थीटा। तो R में से इसको माइनस कर दूं क्या, तो F आ जाएगा अपने पास। तो F इक्वल्स टू R माइनस r/2 सेक थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ये वाली दूरी अपने पास आ गई r/2 सेक थीटा। अब मुझे फोकस दूरी चाहिए, तो फोकस दूरी कैसे निकालो, इस R में से ये वाली दूरी माइनस कर दूं, तो R माइनस r/2 सेक थीटा आ जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो हर दर्पण के लिए लागू होगा। चाहे दर्पण आपके पास बड़ा हो तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन। लेकिन मैंने क्या कहा था, अभी अपन ने एक बात की थी कि ये जो आपतित प्रकाश किरण है वो फोकस पर तभी मिलेगी जब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के नजदीक होगी। और नजदीक होने के लिए मैंने क्या बोला था कि अपन किसकी बात करेंगे, छोटे दर्पणों की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि यदि आपका दर्पण बहुत छोटा हो, दर्पण क्या हो, बहुत छोटा हो, छोटा होगा तो देखो, छोटा होगा तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के नजदीक आ जाएगी। नजदीक आ जाएगी तो ये वाला थीटा जो कोण है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और जब थीटा बहुत ही छोटा हो, क्या, थीटा बहुत ही छोटा हो, तो सेक थीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाती है बच्चों, 1 के बराबर। अपन ने पढ़ा है ना कि साइन थीटा तो अप्रोक्सीमेट थीटा हो जाता है, और कोस थीटा ये भी लगभग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू 1 रखो तो r माइनस r/2 कितना बचेगा, r/2। तो मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला जब दर्पण आपके पास छोटा होगा तभी वैलिड है। क्लियर है बच्चों। मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था कि एक इसकी स्पेशल कंडीशन होगी, F बराबर r/2 के लिए अपने को एक स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी तभी ये फॉर्मूला सही है। तो स्पेशल कंडीशन क्या है अपनी, कि एक तो आपका दर्पण बहुत छोटा होना चाहिए। कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। द्वारक का मतलब क्या होता है बच्चों, अपर्चर। अपर्चर किसको बोलते हैं अपन, द्वारक को। देखो ये आपके पास दर्पण है इस तरीके से, दर्पण का द्वारक कौन सा होता है, मैंने कहा था ये दर्पण एक कटोरे की आकृति का बनता है, वर्ताकार नहीं है, गोलाकार है। ध्यान से देखो, एक कटोरे की आकृति बनेगी। तो ये जो सामने वाला क्षेत्रफल दिख रहा है ना आपको, इसका ये वाला भाग, ये क्या है, इसका द्वारक है। ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके सामने वाला, कटोरा तो देखा है सबने। कटोरे के सामने जो सामने वाला जो क्षेत्रफल देखे, सामने वाला, वो क्या है, इसका द्वारक है। और इस द्वारक की जो त्रिज्या होती है ना बच्चों, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर।
द्वारक की त्रिज्या वो अलग होती है, वो कोई काम नहीं आती है अपने, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो जब दर्पण बहुत छोटा होगा तो इसका द्वारक भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। अरे दर्पण आपने छोटा सा लिया तो इसका द्वारक भी क्या हो जाएगा, द्वारक का मतलब इसका दरवाजा जहां से लाइट प्रवेश करती है। क्लियर है बच्चों? तो अपन ने बोला कि यदि आपके पास a बराबर r/2 होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि दर्पण बहुत छोटा होना चाहिए, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होना चाहिए, या अपन ऐसे बोल देंगे कि थीटा है वो बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो सेक थीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, जहां पर अपन बात करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और दर्पण सूत्र की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।